एवरीवन, आई एम ज्योति। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएड सेकेंड सेमेस्टर का थर्ड पेपर पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट इतिहास एवं नागरिक शास्त्र। आज हम इतिहास एवं नागरिक शास्त्र में पढ़ेंगे इतिहास शिक्षण में शिक्षक की सहायता। इतिहास शिक्षण में शिक्षक की सहायता में शिक्षण सूत्रों का क्या महत्व है या सूत्रों की विवेचना कीजिए। हम आज ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे इतिहास शिक्षण में प्रमुख निम्नलिखित शिक्षण सूत्र हैं। इतिहास शिक्षण के प्रमुख शिक्षण सूत्र निम्नलिखित हैं। नंबर 1 देखते हैं, सरलता से जटिलता की ओर। सरलता से जटिलता की ओर बालकों में नवीन ज्ञान के प्रति रुचि पैदा करके उनमें आत्मविश्वास विकसित करना। बालकों में नवीन ज्ञान के प्रति रुचि पैदा करके उनमें आत्मविश्वास विकसित करना एक सफल शिक्षण का आधार है। अतः इस दृष्टि से यदि शिक्षण की सफल बनता है, यदि शिक्षण को सफल बनाना है तो सरल से जटिल की ओर नामक शिक्षण सूत्र का प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। इस सूत्र के माध्यम से बालक को पहले सरल एवं बाद में जटिल बातों का ज्ञान दिया जाता है। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो वे अपना आत्मविश्वास खो देंगे। इससे उनकी विषय के प्रति रुचि समाप्त हो जाएगी। इसलिए जो सरलता से जटिलता की ओर है, बालकों को नवीन ज्ञान के प्रति रुचि पैदा करके उनमें आत्मविश्वास विकसित करना एक सफल शिक्षण का आधार है। इसलिए हमें सरलता से जटिलता की ओर जो ये सूत्र है इसका प्रयोग करते हैं। नंबर 2 देखते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात का तात्पर्य यह है कि हम नवीन ज्ञान का आधार बालक के पूर्व ज्ञान को बनाएं। जो नवीन ज्ञान का आधार बालक के पूर्व ज्ञान को बनाया एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जब बालक के सामने अचानक नवीन ज्ञान को प्रस्तुत किया जाता है तो इसके प्राप्त करने में उसे बहुत कठिनाई होती है। परंतु जब नवीन ज्ञान का संबंध बालक के पूर्व अर्जित किए हुए ज्ञान से, मतलब जो पहले उसने सीखा है, अर्जित किया है, उसके ज्ञान से कर दिया जाता है तो वह इसमें रुचि लेने लगता है। इसलिए एक शिक्षक का कर्तव्य है कि पूर्व ज्ञान को जागृत करें, मतलब पहले के ज्ञान को जागृत करें। उस जागृत किए हुए ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान को प्रस्तुत करें। अब नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3, विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर। इस सूत्र के अंतर्गत बालकों के सामने पहले विशिष्ट उदाहरण रखे जाएं तथा उन्हीं उदाहरणों के द्वारा सामान्य नियम या सिद्धांत निकाला जाए। इसलिए इस सूत्र के अनुसार पहले शिक्षक को बालकों के सामने कुछ विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। इसके पश्चात उन्हें इन्हीं उदाहरणों की परीक्षा करके तत्वों को समझाकर समान सिद्धांत निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो था नंबर हमारा 3, विशिष्ट से सामान्य की ओर। नंबर 4 देखते हैं, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। नंबर 4, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। इस सूत्र का अर्थ यह है कि बालकों को पहले उन वस्तुओं का ज्ञान कराया जाए जो उनके सामने प्रत्यक्ष रूप से है, उसके बाद अप्रत्यक्ष या जो उसके सामने मौजूद नहीं है। इसका एकमात्र कारण यह है कि मनोविज्ञान दृष्टि से 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की आयु का बालक प्रत्यक्ष ज्ञान के स्तर पर ही कार्य करता है। जो 6 वर्ष से 14 वर्ष का जो बालक होता है वह प्रत्यक्ष ज्ञान के स्तर पर ही कार्य करता है। अतः बालक को पहले वर्तमान का ज्ञान दिया जाए, उसके पश्चात अतीत तथा भविष्य की बातों का ज्ञान कराया जाए। इसके लिए शिक्षक
को चाहिए कि वह बालकों को अप्रत्यक्ष का ज्ञान देने के लिए प्रत्यक्ष वस्तुओं का ही प्रयोग करे तथा उन्हीं के उदाहरण दे। इससे बालकों को अप्रत्यक्ष बातों के संबंध में आवश्यक ज्ञान आसानी से मिल जाएगा। हम देखते हैं नंबर 5 स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर है, यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि बालक का मानसिक विकास पहले स्थूल वस्तुओं से शुरू होता है तथा फिर इसके बाद वह इनके लिए सूक्ष्म शब्दों को ग्रहण करता है। इसीलिए बालक की शिक्षा को शुरू करते समय उसे पहले स्थूल पदार्थों या तत्वों का ज्ञान कराना चाहिए। छोटी छोटी कक्षा के बालकों को जब किसी सूक्ष्म वस्तु का ज्ञान कराना हो तो शिक्षक को बालकों के विचारों को निश्चित रूप से देने के लिए या तो पहले उसे उसी वस्तु को दिखाना चाहिए या उसके नमूनों, चित्र एवं रेखाओं का प्रयोग करना चाहिए। जो हमारे छोटे बालक होते हैं, जब हम उन्हें पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो वेजिटेबल्स के जो फ्रूट्स होते हैं वो मतलब खरीद के लाते हैं, जैसे उसे डायरेक्ट उन्हें दिखाते हैं। वो प्लास्टिक के होते हैं टॉयज, जैसे वेजिटेबल टॉयज हो गए या फ्रूट्स वेजिटेबल फ्रूट्स वाले टॉयज हो गए, ऐसे दिखाते हैं और जल्दी उन्हें याद हो जाता है, जल्दी वो सीख जाते हैं। हम देखते हैं नंबर 6 विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। प्रारंभ में बालक को ज्ञान अस्पष्ट एवं अनिश्चित तथा अव्यवस्थित होता है। प्रारंभ में बालक का ज्ञान अस्पष्ट एवं अनिश्चित तथा अव्यवस्थित होता है, अतः उसके ज्ञान को स्पष्ट एवं निश्चित तथा सुव्यवस्थित करने के लिए विश्लेषण से संश्लेषण नामक सूत्र होता है। विश्लेषण से संश्लेषण नामक सूत्र का उपयोग करना बहुत आवश्यक है। इसमें विश्लेषण का अर्थ किसी समस्या को ऐसे जीवित अंशों या भागों में विभाजित करना है जिसको जोड़ने पर समस्या का समाधान हो जाए। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि विश्लेषण के अंतर्गत समस्या को विभिन्न अंगों में अलग अलग करके अध्ययन किया जाता है, लेकिन इस समस्या का विश्लेषण करने से ही बालकों को समस्याओं के संबंध में स्पष्ट एवं निश्चित ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए हमें संश्लेषण की भी आवश्यकता होगी। अब हम नंबर 7 देखते हैं, अनिश्चित से निश्चित की ओर। नंबर 7 अनिश्चित से निश्चित की ओर। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि बालक का बौद्धिक विकास निश्चित से अनिश्चित की ओर होता है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उनकी ज्ञानेंद्रियां विकसित होती जाती हैं। इन्हीं ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वह अपने माता पिता, भाई बहन, परिवार के अन्य सदस्यों ठीक है, भाई बहन एक परिवार के अन्य सदस्यों तथा चारों ओर के सामाजिक वातावरण के संपर्क में रहते हुए अनुकरण द्वारा विभिन्न वस्तुओं के जो हमारे परिवार के सदस्य होते हैं तथा चारों ओर के सामाजिक वातावरण के संपर्क में रहते हुए अनुकरण द्वारा विभिन्न वस्तुओं के विषय में ज्ञान प्राप्त करता रहता है। इस प्रकार अर्जित किए हुए ज्ञान के आधार पर वह धीरे धीरे हर वस्तु के संबंध में अपनी निजी धारणा भी बना लेता है। ये विचार या धारणा सदैव अस्पष्ट एवं अनिश्चित होते हैं। इसीलिए शिक्षण का यह कर्तव्य है कि वह स्थूल वस्तुओं, चित्रों एवं उदाहरणों द्वारा बालकों के अनिश्चित ज्ञान को निश्चित प्रदान करे। हम देखेंगे नंबर 8 पूर्ण से अंग की ओर। शिक्षक को बालकों के सम्मुख नई शिक्षण सामग्री पहले पूर्ण एवं संगठित रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। जो शिक्षक को बालकों के सम्मुख जो नई शिक्षण सामग्री होती है पहले पूर्ण एवं संगठित रूप से प्रस्तुत करना
करना चाहिए, उसी के आधार पर बाद में उसके अंगों को समझाना चाहिए। अतः इस सूत्र के अनुसार बालक को पूर्ण वस्तु से प्रारंभ करके वस्तु के प्रत्येक भाग को ज्ञान कराया जाता है। इसलिए इतिहास पढ़ाते समय पहले संपूर्ण युग का ज्ञान कराया जाना चाहिए, इसके बाद उसके अंशों का ज्ञान कराया जाना चाहिए। इसीलिए यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि पहले बालक के पूर्ण को निश्चित कर लेना चाहिए, इसके पश्चात उसके अंगों का ज्ञान कराना चाहिए। हम देखते हैं नंबर 9, प्रगति का अनुसरण। प्रगति का अनुसरण। इस सूत्र का तात्पर्य बालक को शिक्षा को उसकी प्रगति के अनुसार संचालित करना है। इसलिए शिक्षा के सभी साधन बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास के नियमों पर आधारित होने चाहिए। इसीलिए शिक्षण को अपनी मनमानी न करके बालक की प्रगति के अनुसार ही चलाना चाहिए। कहने का आशय है कि जो शिक्षा बालक के विकास में किसी तरह की बाधा डालती है, या बाधा उत्पन्न करती है, वह अप्राकृतिक एवं अमनोवैज्ञानिक है। अतः शिक्षक को कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास को अवरुद्ध करे, मतलब जो शारीरिक एवं मानसिक विकास है उसको रोके। इसलिए शिक्षक को बालक की प्रगति का अनुसरण करना चाहिए। जो बालक होता है उसकी बालक की प्रगति का अनुसरण करना चाहिए। हम देखते हैं नंबर 10, स्वाध्याय को प्रोत्साहन। इस सूत्र के द्वारा स्वास्थ्य पर बल दिया जाता है। इसका एकमात्र कारण यह है कि वास्तविक शिक्षक बालक में ही छिपा रहता है। इस सूत्र के द्वारा स्वास्थ्य पर बल दिया जाता है, इसका एकमात्र कारण यह है कि वास्तविक शिक्षक बालक में ही छिपा रहता है। जब बालक स्वास्थ्य में मग्न होकर किसी प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करता है तो वह ज्ञान उसके मस्तिष्क का स्थायी अंग बन जाता है। इसीलिए रूसो एक महान शिक्षा शास्त्री से स्वाध्याय को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। इस सूत्र के अनुसार जो शिक्षक है, इस सूत्र के अनुसार शिक्षक को चाहिए कि वह पहले पाठ्य वस्तु को स्वयं अध्ययन करे, मतलब जो पाठ्य वस्तु वह स्वयं पढ़े, इसके पश्चात उसे बालकों को स्वाध्याय के लिए दे एवं उसकी कठिनाइयों को भी दूर करे। इस प्रकार संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि बालकों को स्वाध्याय के लिए प्रेरणा, सहायता एवं प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। हम देखेंगे नंबर 11, अन्य शिक्षण सहायक सूत्र। इतिहास शिक्षण करते समय अन्य सूत्र भी ध्यान में रखना आवश्यक है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर 1, प्रगति का अनुसरण कीजिए। जो हमारी प्रगति है उसका अनुसरण कीजिए। नंबर 2 देखते हैं, वास्तविक से प्रतिनिधि की ओर। जो नंबर 1 अभी हमने देखा, प्रगति का अनुसरण कीजिए। नंबर 2, वास्तविक से प्रतिनिधि की ओर। नंबर 3, अनुभवी ज्ञान से विवेकीकृत ज्ञान की ओर। जो अभी हमने जो शिक्षण के जो सूत्र थे अभी हमने पढ़े, उपर्युक्त सूत्रों का अनुसरण करके इतिहास शिक्षण की सफल एवं प्रभावशाली, जो हमारा उपयुक्त सूत्रों का अनुकरण करके इतिहास शिक्षण को सफल एवं प्रभावशाली बनाया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक पाठ में प्रत्येक सूत्र का अनुसरण किया जाए, लेकिन पाठ को प्रगति के अनुसार भिन्न शिक्षण सूत्रों का प्रयोग में लाना चाहिए। ये तो था आज का जो हमारा टॉपिक था इतिहास के ऊपर, कि सूत्रों को किस प्रकार से उपयोग किया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।